हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, ठीक है। और इससे रिलेटेड चैप्टर हमने क्लास 11th में पढ़ा है, जहाँ पे हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ा है और पीरियोडिक चेन्स के बारे में पढ़ा है। तो वो चैप्टर हमें रिकॉल होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। अब इस चैप्टर में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स से, ठीक है। तो जहाँ पर पहले हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनके बारे में पढ़ेंगे, इनके जो मेन एलिमेंट्स है उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनकी जो रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सेम ऐसे ही हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे और काफी अच्छा हम डिस्कशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और एक बार आप सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए जो भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसे एक बार रिकॉल करके फिर हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हमारी ये प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ से एक एक करके हमने इतनी प्रॉपर्टीज हमने अभी तक पढ़ ली हैं, ये आप देख लीजिए। हम हर एक प्रॉपर्टी को बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, और जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जैसे कि हमने बात की थी क्लास 11th में भी हमने ऐसा ही टाइप का एक चैप्टर पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक एलिमेंट या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो हमने पहले पढ़ लिया है उसको हम हल्का सा रिवाइज करते हैं। बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं या स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो लास्ट लेक्चर में हम कलर ऑफ कंपाउंड की बात कर रहे थे। कलर क्यों आता है? डीडी ट्रांजिशन की वजह से आता है। डीडी ट्रांजिशन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अनस्टेबल होगा, एक्साइटेड होगा, यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड स्टेट में आएगा स्टेबल होने के लिए। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वो एनर्जी एमिट करेगा। एमिट करता है, अगर वो विजिबल रीजन में एमिट करता है तो क्या हो जाएगा बच्चों? विजिबल रीजन में अगर एमिट करता है तो हमें कलर शो होगा, ठीक है। तो ये है कलर्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। अगर ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज कलर यहाँ पर हमें दिखेगा, एमिट करेगा ये, ठीक है। अगर ये वॉयलेट एब्जॉर्ब करता है तो येलो हमें दिखेगा, अगर रेड एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन हमें दिखेगा, या येलो एब्जॉर्ब करता है तो वॉयलेट एमिट करेगा, ठीक है। चलिए, अब हमने देखा कि डीडी ट्रांजिशन जिसमें होती है वही क्या कर रहे हैं, हमारे कलर कंपाउंड शो कर रहे हैं डीडी ट्रांजिशन वाले। तो यानी कि जिसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी वो कलर शो नहीं करेगा क्या? तो यही मेन पॉइंट आया है हमारा यहाँ पर, जहां पर हमने इन दो केसेस के बारे में बात की थी जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्यों है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें Mn+7 स्टेट में और Cr+6 स्टेट में, तो यहाँ पर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही कहाँ है? डी में है ना, डी में तो कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जीरो जीरो है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इन दोनों कंपाउंड को भी एक्सपेक्टेशन क्या थी हमारी? कलरलेस होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस वजह से डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम सबको पता है कि ये पर्पल कलर और ऑरेंज कलर शो करता है। तो किस वजह से शो करता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। किस वजह से? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर शो करता है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से जो कलर हमें शो होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? आर वेरी, या हम कहें आर जनरली इंटेंस, यानी कि इनकी इंटेंसिटी हाई होती है। तो ये कलर जो शो करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वाला, वो कैसा होता है? जनरली कैसा होता है? इंटेंस कलर होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, कैसा होता है? इंटेंस कलर होता है, ठीक है।
चलो क्लियर है इतना पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहां पर ही डिस्कस करेंगे, वहां पर हम सीएफटी पढ़ेंगे। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन के बारे में हमने यहाँ पर जनरल आइडिया लिया, थोड़ा सा डिस्कस किया, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस भी हमें इसको कोऑर्डिनेशन में करना है। ठीक है, चलिए तो ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो या मेटल्स बोलो, एलिमेंट्स या मेटल्स, शो वेरियस complexes, complex compound, various complex compound due to यानी कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों, शो लिख दें या फॉर्म लिख दें, फॉर्म, फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चलो इसको देख लेते हैं। पहला है ड्यू टू, ड्यू टू लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यू टू तो यहाँ पे है। ठीक है, स्मॉल साइज, इनके स्मॉल साइज की वजह से। दूसरी चीज, अब देखो साइज स्मॉल है इस वजह से, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट, सारे ही इम्पोर्टेंट है वैसे तो, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट टी ऑर्बिटल्स। क्या होता है, स्मॉल साइज की वजह से और हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, और अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि वेकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स कैसे बना, इन तीन पॉइंट्स की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, तो होता क्या है इन प्रॉपर्टीज की वजह से, अब इन प्रॉपर्टीज की वजह से होता क्या है, इन प्रॉपर्टीज की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट है वो एसोसिएट कर जाते हैं लीजेंड के साथ और बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट associates with ligands
टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल लिगेंड के साथ एसोसिएट करते हैं और कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, ये पॉइंट है ना, पहला, दूसरा और तीसरा ध्यान रखना है। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये सारे प्रॉपर्टीज एक साथ आ सकती हैं एक क्वेश्चन में, जो है अलग अलग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि एक प्रॉपर्टी याद करनी, आपको सारी याद करनी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक, अब कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, आपने देखा होगा ज्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं, क्लास 11th में हमने काफी सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको कैटलिस्ट के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। बाकी कैटलिस्ट के बारे में हमने अपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था वहां पर भी थोड़ा देखा था कि दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, कैटलिस्ट होते क्या हैं, जो किसी भी रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या स्पीड अप करेंगे, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट। अब ये जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, जिसको हम कैटलिस्ट ही बोलते हैं, और जो हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं जिसको हम इनहिबिटर बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। रेट को बढ़ा देंगे क्या, यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो जल्दी, यानी कि इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी रिएक्शन हो जाती है। कैसे, पाथ चेंज करके कर सकते हैं, हमने पढ़ा था ये। अगर रिएक्शन का पहला पाथ ये, ठीक है, ये पढ़ा था कि रिएक्शन का अगर ऐसे रिएक्शन हो रही है तो ये हमारी है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करेगा, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो क्या करेगा, पाथ चेंज कर लेगा और प्रोडक्ट तो वही रहेगा, एनर्जी वो भी, रिएक्टेंट भी सेम रहेगा। लेकिन अब देखो कैटल जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें कितना चेंज आ गया। ये काम है पॉजिटिव कैटलिस्ट का, या सिंपल कहें हम कैटलिस्ट का काम है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर क्या करता है, रिएक्शन को और ज्यादा बढ़ा दे रहा है, यानी कि जितना टाइम पहले लग रहा था उससे और ज्यादा टाइम अब लग रहा है। ठीक है, यानी कि अब पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी और ज्यादा हो गई। यानी कि ये रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है, दोनों में समझ में आया है ना। इससे तो रिएक्शन सही से हो रही है, जल्दी हो रही है, लेकिन इससे रिएक्शन सही से नहीं हो रही। ठीक, तो ये तो हमने कैटलिस्ट की बात की। अब कैटलिस्ट में हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, कुछ रिएक्शंस पढ़ी कि जो, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमने अक्सर देखा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एक्ट करते हैं कैटलिस्ट की तरह, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोजनेशन। क्या है, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन के बारे में बात करते हैं। अब हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कोई भी एल्कीन ले लो, इस तरीके से इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, किसी भी मेटल के साथ, है ना, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम
कोई भी मेटल के साथ, ठीक है। जैसे इस एल्कीन की, ये तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पर हमको एग्जांपल दे दे रहे हैं, ठीक है। H2 प्लैटिनम निकल पैलेडियम, तो ये सारे हमारे मेटल्स हैं। यहाँ आपको ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं ये, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाता है हमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो कैसे, अब ये एक H2 यहाँ पे आ जाएगा, एक H2 यहाँ पर आएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसी तो होता था, ऐसी तो पढ़ते थे हम, ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH। तो क्या हो गया, ये इथीन था, ईथीन था, और ये क्या हो गया, ईथेन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। किसकी वजह से हुआ है, कि ये मेटल की वजह से, ठीक है। मेटल की वजह से होता कैसे, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे होता है कीमो अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो सरफेस केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, जो क्या हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या है, हेबर्स प्रोसेस सबसे इजी प्रोसेस, सबको पता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, कैसे, N2 plus 3H2 give 2NH3। हमने सीधा डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिख ली है। अब हम बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, हायर क्लासेस में तो डायरेक्ट हम रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कि हम रिएक्शन लिखेंगे फिर बैलेंस करेंगे, बैलेंस रिएक्शन हम लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है, आयरन मेटल या मॉलिब्डेनम, इनकी प्रेजेंस में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, तो ये यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो ये दो रिएक्शंस हमने लिखे, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहां पर हमने देखा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे, ये हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर क्या रोल है, इसको हम यहाँ पर अभी देखेंगे। H2 क्यों है, ठीक है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। पहले आपको इतना नोट कर लेना है, ये एग्जाम्पल नोट कर लेना है। चलिए, तो हम यहाँ से एक पॉइंट बना सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स शो एक्ट, ट्रांजिशन मेटल्स है, ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, एक्ट एज कैटलिस्ट। अब होता क्या है यहाँ पर, कि मान लेते हैं ये हमारा कोई मेटल है, ठीक है, ये हमारा कोई मेटल, तो ये है मेटल का सरफेस। अब मेटल के सरफेस पर क्या होता है, कोई भी जो हमारी रिएक्टिव गैस है, इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। जब इसका एब्जॉर्प्शन होगा तो ये क्या करेगा, रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। अभी रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर अब रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये रोल है जो हमारा कैटलिस्ट है उसका, जो कि ट्रांजिशन मेटल है कैटलिस्ट, ठीक है। फिलहाल हम ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट वाले रिएक्शंस की ही बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।